आज अपने वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 2 वंशागति तथा विभिन्नताएं टॉपिक पर। इस टॉपिक में हम आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी क्या है और मेंडल के विभिन्न प्रयोग क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो मेंडल ने मुख्य रूप से अपने 3 प्रयोग दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे को क्यों चुना उन्होंने, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि यह 1 वर्षीय पौधा है और मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इनमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। तीसरा, मटर के पौधे में अनेक विपरीत या विरोधी लक्षण पाए जाते हैं और मटर को आसानी से उगाया जा सकता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानने के पहले यहाँ पर देख लें। सबसे पहले हम देखें कि वंशागति तथा विभिन्नता क्या है। तो मैं आपको बता रही थी कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी, हम देखते हैं हमारे आसपास जितने भी जीव होते हैं उनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं और ये लक्षण उनके माता पिता से समानता रखते हैं। जैसे कुत्ते की संतान कुत्ता, बिल्ली की संतान बिल्ली, बंदर की संतान बंदर और मनुष्य की संतान मनुष्य होती है। अर्थात जीवों में अपने माता पिता से समानता होती है। तो आनुवांशिकता क्या है? माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। तो देखें आनुवांशिकता या हेरिडिटी क्या है। माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक जीव से दूसरे जीव में जाना ही आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। जब हम जीवों को देखते हैं तो उनमें समानता तो है, परंतु आप बताइए क्या एक ही माता पिता के 2 संतानें या 2 भाई एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं? कभी कभी हमें उनमें कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो इसे हम समझेंगे कि ये विभिन्नताएं या वेरिएशन क्या हैं। जीव अपने जनकों या पेरेंट्स के समान होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने पेरेंट के ही समान होता है, पर एक ही माता पिता की 2 संतानों में समानता होते हुए भी कुछ अंतर होते हैं। इस तरह एक ही जाति के जो बच्चे हैं उनमें अगर अपने पेरेंट से अंतर पाए जा रहे हैं या एक ही जाति के एक ही जनक की संतानों में अगर अंतर पाए जा रहे हैं तो इसे हम वेरिएशन या विभिन्नता कहेंगे। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना क्या कहलाता है? हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहलाता है। ये भी हमने देखा आनुवांशिकता या हेरिडिटी क्या है? माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाना। इतनी छोटी सी परिभाषा है आनुवांशिकता, अर्थात माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में जाना, इसे हम आनुवांशिकता कहेंगे। अब फिर वेरिएशन या विभिन्नताएं क्या हैं? तो इसके बारे में अब भी बताया कि जब एक ही माता पिता की 2 संतानों में भी हम अंतर देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ही माता पिता के 2 भाई होते हैं, उनमें भी हमको अंतर दिखाई देते हैं। कोई लंबा हो सकता है और कोई उसकी हाइट कम हो सकती है। तो ये जो अंतर हैं ये वेरिएशन या विभिन्नता कहलाते हैं। अब ये वेरिएशन या विभिन्नता क्यों आ जाते हैं जीवों में? तो हम देखें कि इस वेरिएशन या विभिन्नता के कुछ कारण होते हैं। ये कारण या तो आनुवांशिक हो सकते हैं या ये कारण उसके वातावरण के कारण हो सकते हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं विभिन्नता के? या तो वातावरणीय विभिन्नता हो सकती है और या फिर वो दूसरी आनुवांशिकीय विभिन्नता हो सकती है। तो
इस तरह ये 2 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं जीवों में। अब अगर मान लीजिए वातावरणीय विभिन्नता है तो वो वातावरण के प्रभाव से होगी, जैसे कि वहाँ का तापमान है या कितनी सर्दी पड़ रही है, इस आधार पर विभिन्नताएं वातावरणीय, भोजन की उपलब्धता है, तो ये वातावरणीय विभिन्नताएं हैं। लेकिन आनुवांशिक विभिन्नताएं कौन सी होती हैं? ऐसी विभिन्नताएं जो कि जीन या गुणसूत्र के ऊपर निर्भर होती हैं, वो आनुवांशिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। अब ये विभिन्नताएं भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि ये गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी जीव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम गुणसूत्र ही करते हैं। तो विभिन्नता या तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण हो सकती है, या विभिन्नता इसी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण हो सकती है, या विभिन्नता जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण हो सकती है। जीन विनिमय, ये मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर ये लैंगिक जनन के समय होने वाली क्रिया है। तो इस तरह से जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नता हो सकती है। अब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, और कभी कभी लाखों में से किसी एक स्त्री में 45 गुणसूत्र हो सकते हैं। तो ऐसी स्त्री टर्नर सिंड्रोम नामक रोग से ग्रसित होगी। इसी तरह से अगर किसी में गुणसूत्र 47 हो जाएं तो ऐसा कुछ पुरुषों में, लाखों में से किन्हीं पुरुषों में हो सकता है एक आध में, और वो बीमारी क्लाइनफेल्टर कहलाती है। तो आनुवांशिक विभिन्नताएं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से हो सकती हैं, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से हो सकती हैं, जीन विनिमय आदि के कारण हो सकती हैं, और कभी कभी विभिन्नताएं डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण भी हो जाती हैं, डीएनए की संरचना में परिवर्तन। तो अब हम देखें कि ये जो जेनेटिक्स या आनुवांशिकता है, इसके आधार पर हम आनुवांशिकी क्या है ये पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी या आनुवांशिकता, और अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। तो क्या है आनुवांशिकी? आनुवांशिकी को समझने के लिए हम इस तरह से परिभाषा लिखेंगे। आनुवांशिकता के आधार पर जीवों में पाई जाने वाली समानता एवं विभिन्नता को ही हम आनुवांशिकी कहते हैं। क्या है आनुवांशिकी? आनुवांशिकता के आधार पर, आनुवांशिकता के आधार पर जीवों में पाई जाने वाली समानता तथा असमानता को जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया? पहली चीज़ हमने आपको बताई है कि आनुवांशिकता क्या है। सबसे पहले हमने देखा था आनुवांशिकता क्या है। तो माता पिता के लक्षणों का संतान में जाना आनुवांशिकता या हेरिडिटी है। फिर हमने बताया वेरिएशन क्या है। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम वेरिएशन कहते हैं। और अब हम तीसरी परिभाषा पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या है। तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में हमने आपको बताया कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी के आधार पर जीवों में पाई जाने वाली समानता, असमानता आदि को हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो मेंडल ने किया था, और इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकता का पिता भी कहा, आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ देखें, मेंडल ने मटर
यानी पाइसम सैटिवम के पौधे पर अपने बहुत सारे प्रयोग किए थे। हम थोड़ा सा मेंडल के बारे में जान लें। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में मोराविया प्रांत के सिलीसिया नाम के ग्राम में हुआ था। ये एक छोटा सा ग्राम था और इन्होंने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की तो ये 1847 में एक गिरजाघर में पादरी के रूप में काम करने लगे। बाद में इन्होंने 2 वर्ष तक ब्रून की यूनिवर्सिटी में कार्य किया और 1854 में ये मठ के स्कूल में पादरी हो गए। 1857 ये जब मठ के स्कूल में पादरी हो गए थे तो वहाँ पर गार्डन था और इन्होंने 1857 से 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर 10,000 प्रयोग किए थे। यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लगन और धैर्य की आवश्यकता होती है। इन्होंने 1857 से मेंडल ने 1857 से 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर 10,000 प्रयोग किए और उसके जितने भी रिजल्ट थे उनको बहुत संभाल के रखा और स्टैटिस्टिक के आधार पर उनकी गणना की। अपने प्रयोगों के रिजल्ट को उन्होंने 1865 में ब्रून की एक प्राकृतिक विज्ञान की जो संस्था थी उसके सामने प्रकाशन के लिए रखा और जिसका 1866 में प्रकाशन हुआ पादपों में संकरण के नाम से। मेंडल ने जो कार्य किए थे उस समय उन्हें अपने कार्यों का कोई श्रेय नहीं मिला। उसका क्या कारण था? क्योंकि उस समय डार्विन और वेलिस का प्रकृति वरणवाद बहुत ज़्यादा चरम पर था। डार्विन और वेलिस के प्रकृति वरणवाद के कारण किसी ने डार्विन के प्रयोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब 1900 में मेंडल के ही कार्यों जैसे प्रयोग कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए तो वो जो वैज्ञानिक थे वो थे ह्यूगो डिब्रीज। ये जो ह्यूगो डिब्रीज नाम के वैज्ञानिक हैं ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। ऐसा ही कार्ल कोरेंस नाम के वैज्ञानिक जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे और एरिस शेरमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। तो मैं आपको बता रही थी कि मेंडल को अपने कार्यों का फल या प्रशंसा उस समय नहीं मिली और 1884 में उनकी मृत्यु भी हो गई। 1822 में जन्म हुआ था और मेंडल का 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु बाद में 1900 सन में जब ह्यूगो डिब्रीज जो कि हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के थे और एरिस शेरमार्क जो कि ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से पौधों के ऊपर अपने प्रयोग किए और इन्होंने स्वतंत्र रूप से वही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल ने पादपों में संकरण के अंतर्गत अपने प्रकाशित लेख में निकाले थे। तो अपनी मृत्यु के बाद मेंडल को श्रेय मिला या उनको उनका नाम हुआ। आज हम मेंडल के लॉ को पढ़ते हैं और साथ ही साथ मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। मेंडल को आज हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखें कि आखिर मेंडल ने ऐसा कौन सा कार्य किया था कि उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर। अब भी मैंने आपको बताया था मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना और ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ हुआ? पहला लाभ ये था कि जो मटर का पौधा है उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, 5-6 माह का इसका जीवन काल होता है। तो अगर जीवन काल छोटा हुआ तो मेंडल
मटर के पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन कर पाए। दूसरा, मटर के पौधे में ये एक द्विलिंगी पौधा है। द्विलिंगी पौधा है माने नर युग्मक भी बनते हैं और मादा युग्मक भी बनते हैं। तीसरा, मटर के पौधे में स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। तो मटर के पौधे की क्या खासियत थी? प्रश्न पूछा जाता है, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? तो पहला, मटर के पौधे का जीवन काल बहुत छोटा है, इसलिए इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर का पौधा द्विलिंगी है, अर्थात नर और मादा युग्मक एक ही पौधे में बन सकते हैं। मटर के पौधे में स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। और एक और जो चौथी बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि मटर के पौधे में कई विपर्यायी या विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में कई विपरीत लक्षण, अब वो कौन से विपरीत लक्षण हैं? तो मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मटर में लंबा पौधा भी हो सकता है, बौना पौधा भी हो सकता है, मटर का पौधा लाल फूल वाला भी होता है और सफ़ेद फूल वाला भी होता है। तो इस तरह से ये 7 लक्षण हैं मटर के पौधे के, जो उसके विपर्यायी लक्षण हैं। देखिए कौन से 7 विपर्यायी लक्षण मटर के पौधे में पाए जाते हैं। उसके बीज की आकृति, बीज की आकृति गोल भी हो सकती है और चिकनी भी हो सकती है। बीज का रंग, पीला बीज पत्र हो सकता है, हरा बीज पत्र हो सकता है। पुष्प का रंग लाल हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। तो इस तरह से ये जो 7 लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये 7 विपर्यायी लक्षण, चिकनी फली का होना और फली का रंग हरा होना, पीला होना, तो इस तरह से 7 विपर्यायी लक्षण मटर के पौधे में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया क्योंकि इसका जीवन काल छोटा है, ये द्विलिंगी है, इसमें स्वपरागण द्वि और परपरागण हो सकता है और विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब मेंडल ने जब ये प्रयोग किए थे तो उस समय उन्होंने इन प्रयोगों के निष्कर्ष में अपने 3 नियम या सिद्धांत दिए हैं। तो वो कौन से 3 नियम या सिद्धांत हैं? पहला है मेंडल का प्रभाविता का नियम। पहला क्या है? मेंडल का प्रभाविता का नियम। इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इस तरह मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको इन तीनों नियमों के बारे में बताऊंगी।